सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं आपके फयाज़ुल हसन चौहान साहब, जो मरकज़ी तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। जी फयाज़ुल हसन चौहान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अच्छा सर, पहला सवाल ही मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, जो मेरी इत्तलात है इस वक्त कि पीटीआई के वर्कर तलाश कर रहे हैं कि गंडापुर साहब जो आपके केपीके से आए थे, वहाँ के वज़ीर आला हैं, वहाँ से लाओ लश्कर लेकर आए थे, फिर वो खैबर हाउस चले गए, केपीके हाउस, और उसके बाद वहाँ से गायब हैं। अच्छा, सरकारी इंतज़ामिया कहती है कि वो हमारे पास नहीं है और पीटीआई वाले उनको तलाश कर रहे हैं। तो कुछ आपकी, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है अंदर की, तो ज़रा बताएंगे कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ तशरीफ़ रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब पख्तूनों की नाक कटवाते हुए डिग्गी में बैठ के फ़रार हुए हैं। उन्होंने पूरी पख्तून कौम का सर झुका के, पूरी पख्तून कम्युनिटी की नाक कटवा के डिग्गी में वो बैठे हैं। वहाँ से बैठ के वो फ़रार हो गए। फ़रार होने के बाद अब कुछ पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, कैसे हैं, किधर हैं और क्यों हैं। लेकिन एक बात बड़ी सवालिया है, जो मैंने कल भी, जब पहली दफ़ा ये ख़बर चली कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब 26 नंबर चुंगी से पहले पूरी अपनी लाओ लश्कर से निकल कर वो आए हैं और आके चाइना चौक के पास, जो डी चौक से तकरीबन 1 मील पहले है, वहाँ पहुँचे ब्लू एरिया में, और वहाँ से फिर ये केपी के हाउस आ गए। और अच्छा। केपी के हाउस से ये कानून नाफिज करने वाले अदारों के निर्गे में आके गिरफ्तार हो गए। जब ये खबर अच्छा। चली तो मैंने ये तबसरा किया था अपने ट्वीट के ज़रिए से कि पूरी की पूरी अपने लाओ लश्कर के, जो 2 दिन से जिसके साथ ये आ रहे थे, और चौथी दफ़ा जनाब इनका ये इस अंदाज से ये अटैक था। बानी तहरीक इंसाफ की सख्त इंस्ट्रक्शन थी, हर किस्म की लान तान थी, हत्ता कि 2 दफ़ा बुला के, जब पिछली दफ़ा 2 दफ़ा नाकाम प्रोग्राम हुआ तो डांटा भी गया, गाली नहीं दी गई, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा गया। उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर एंड टाइम पे वहाँ से खिसकते हैं, और खिसक के वो जनाब केपी के हाउस में खुद कानून नाफिज करने वाले अदारों के नरगे में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं अम चूपड़ ली गई तो जान के फड़ी गई। अच्छा। एग्जैक्ट वो मंजरनामा है, एग्जैक्ट। अब ये सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई आप क्या लेने गए केपी के हाउस में? अपनी पूरी उन सैकड़ों नौजवानों को, उन हजारों नौजवानों को जिनको 2 दिन से आपने मुस्तकबिल के पता नहीं कौन से झूठे ख्वाब दिखाकर, लॉलीपॉप देकर, उनको वेपन देकर, उनको असला देकर, उनको जनाब आप शेलिंग के, जनाब आपकी गोलियां देकर, उनको 5-5 लाख रुपया देकर जनाब एमपीएस को, लोगों को लाने के लिए हर किस्म की जनाब फैसिलिटेशन देकर आप लेकर आए। सरकार का करोड़ों रुपया केपीके का आपने जनाब दरिया बुर्द कर दिया, लेकिन वहां से आप निकल के क्यों आए? पहला सवाल यह है जो पूरी कौम इस वक्त पूछ रही है। आपका फर्ज बनता था कि आप डी चौक में आते, डी चौक पे बैठते। पिछली 3 नाकामियों के बाद जो आपने बढ़के मारी थी, और आपको जो बानी तहरीक इंसाफ ने टास्क दिया था, आपने वो क्यों तोड़ा? उसकी सिंपल वजह है, मैं कई दिनों से, कई अरसे से कह रहा हूं कि ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह है, सारे के सारे। फिर मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब आपसे और आपके जरिए से पूरी कौम से, पिछले 2 दिन 3 दिन समेत इससे पहले के भी जो 3 एजिटेशंस थी, बैरिस्टर गौहर किधर था? असद कैसर किधर था? अली मोहम्मद खान किधर था? शंदाना गुलजार किधर थी? शेर अफजल मरवत किधर था? ये जितने नमूने
जो सारा दिन शाम को टीवी चैनलों पे बैठ के शेख वकास अकरम किधर था? उसकी बढ़के सुनो, खुदा की कसम बंदा सर पकड़ लेता है। वो नया नवेला जो ना नेल्सन मंडेला और चीगवीरा जो आजकल बना हुआ है वकास अकरम, जो पहले जनाब क्या क्या गाली जनाब आज से 6 महीने पहले तक 7 महीने पहले तक तहरीक इंसाफ को और बानी तहरीक इंसाफ को दिया करता था। उससे पूछो यार वो कल और परसों किधर था? ओ भाई लोगों के बच्चे मरवा रहे हो, लोगों के बच्चे। फिर एक और पूछूंगा मैं आपसे, मुझे बताएं, आप ट्वीट कर रहे हैं जनाब बानी तहरीक इंसाफ 3 दिन से, लोग अपने बच्चों को लेके अपने घर वालों को लेके घर से निकल आए, गोलियां खाएं, जाने दें, मारे खाएं, मुल्क की आजादी का मसला है। कासिम किधर है? सुलेमान किधर है? कैरन किधर है? अवाम को कह रहे हैं ना, इनके तीनों बच्चे किधर है? मैं ये पूछूंगा। फिर इनके जितने लीडर जो मैंने नाम गिनवाए और इस तरह के 30-40 और हैं, इनके एमएनएस किधर थे? इनके एमपीएस किधर थे? यार गरीब के बच्चे मरवाने हैं, गरीब के बच्चे बेआसरा बेसहारा। ये बताएं मुझे कि ये बताएं कि ये केपीके के तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए तो सब देख रहे हैं, जाहिर है वहां से पुलिस भी हमने देखा कि आई, बल्कि क्लैश भी हुआ, कुछ लोग आपके सादा कपड़ों में पीटीआई के वर्कर बनकर केपीके की पुलिस या जो भी लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व हुए। फिर हमने देखा कि इनके जो भी जितने भी अफराद थे, मैं अफरादी ताकत पूछूंगा आपसे, फिर उसमें हमें पता चला तालिबान भी है, आपके अफगानी भी इसमें शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में। आप क्या समझते हो? मैंने देखा कि ये सिर्फ केपीके के ही लोगों को जमा कर सके, कितने लोग होंगे आपके लिहाज से जो पूरी सरकारी वसाइल के साथ तमाम पैसे, लालच और नोटों, जो आप कह रहे हैं दूसरे लोग भी कह रहे हैं, उसके साथ कितनी बड़ी तादाद होगी? और फिर आपके ये जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है और ये अफगानियों की इन्वॉल्वमेंट है, इसका क्या मकासद है भाई? डॉक्टर साहब आपको एक इंकशाफ और कर दूं, पिछले 1 महीने के अंदर जो 4 अटेम्प्ट्स हुई हैं केपीके की तरफ से बानी तहरीक इंसाफ की हदायत पे, जिस तरह बानी तहरीक इंसाफ ने वो 50,000 से लेके 1 लाख टीटीपी के दहशतगर्द 2021 के अंदर, जिन्हें पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दफ़ा दूर करवा दिया था पाकिस्तान से, और वो अफगानिस्तान में जाके मर गए थे, जाके उनको ला के बहाल किया था। इन 4 अटेम्प्ट्स में करोड़ों रुपए की मालियत का असला और वेपन्स वो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के बाकी शहरों के अंदर स्मगल किया गया है इन 4 अटेम्प्ट्स में जुलूसों के जरिए से। ये भी सुन लें। अच्छा, अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको बाद में मिलना शुरू होंगे, अगले महीना, 2 महीना, 6 दिन, 4 महीने, 6 महीने। एक तो भाईजान ये, दूसरा आप कहते हैं कितना बंदा, रावलपिंडी मेरा शहर है, मैं पिंडीवाल वालों को सलाम पेश करूंगा, किसी ने जूते की नोक पे नहीं रखा। पिछले 4 दफा से जो आप ये 1 महीने के अंदर जो इन्होंने किया, और कल और परसों भी, आम पब्लिक की कोई दिलचस्पी नहीं है। आम पब्लिक का मसला महंगाई था, जो महंगाई भी जो है वो बानी तहरीक इंसाफ और इनके यहूदी रिश्तेदार और IMF, इन्होंने पिछले 2.5 सालों में प्री प्लान लेकर आए थे, ठीक है ना, IMF से माहिदा तोड़ के और डिफॉल्ट का नारा लगा के। अब वो 8 महीने हो गए हैं, महंगाई आ गई है सिंगल डिजिट पे, पब्लिक का तो कोई लेना देना नहीं। अब बाकी रह गए वर्कर्स, ना लीडर्स की कोई दिलचस्पी है बानी तहरीक इंसाफ के, ना आपके वर्कर्स की। अब आप कहते हैं बंदे 150 हाईएक्स 150, ये बन्नू से आई है और डेरा इस्माइल खान से आई है 150, बस। ना स्वात से, ना मर्दान से, ना मालाकंड डिवीजन से, ना पेशावर डिवीजन से आपको किसी किस्म की कोई रिप्रेजेंटेशन इस पिछले 2 दिन के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और 150 हाईएक्स कितनी, एक हाईएक्स में कितने बंदे आते हैं? हमारी तो उम्र गुजर गई है ना ये एहतजाज की सियासत करते करते। टोटल आपके 12 से 14 बंदे आते हैं एक हाईएक्स में, अगर फुल भरी हो, फुल नक्को नक्को, ठीक है जी। आप 150 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 1500, 1000, 2000, 3000, और भाई टोटल बंदा आपका गाड़ियां थी, बंदा आपका टोटल 5 से 10 लाख बंदा था। ये तो इनकलाब के लिए निकले थे।
सर इनकलाब के लिए नहीं, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की रियासत को तलपट करने के लिए, पाकिस्तान की फौज को नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर ज़लीलो ख़ार करने के लिए, पाकिस्तान की पूरी माशरत को और सियासत को इस तरह जमीन से ऊपर आसमान नीचे करने के लिए 1500, 15,000, 20,000 बंदा। खुदा का वास्ता है यार, शर्म करो, हया करो। फिर एक चीज और, छोड़े छोड़े सारी बंदे 15 लाख आ गए चले। मैं डॉक्टर साहब एक चीज पूछूंगा, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पे 1951 के अंदर मसला कादियानियत लिखने के ऊपर हुकूमत ने सजाए मौत दे दी। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फजा थी, मजहबी हवाले से एक ऐसी आग लगी हुई थी। सैयद मौदूदी को अगर उस वक्त कह दिया जाता ना, वो कहते अपने फॉलोअर्स को और पाकिस्तानी अवाम को कि मुझे जेल से छुड़ाने के लिए आप जेल पे चढ़ाई कर दें, तो खुदा की कसम लोगों ने जेल की ईंट से ईंट बजा देनी थी। यहाँ भी तो वादा हुआ, यहाँ भी तो वादा किया था, ऐसा नहीं कहा। यहाँ तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 15 दिन हम इमरान खान को जेल से बाहर निकाल लेंगे। उसका क्या हुआ? मैं वही बता रहा हूं ना, उन्होंने एक लफ्ज ऐसी बात नहीं की, ना अपने फॉलोअर्स को ना पाकिस्तान की आवाम को। इसको कहते हैं ट्रू स्टेट्समैनशिप। फिर आ जाए जुल्फकार अली भुट्टो साहब पे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब 4 जुलाई 1977 को गिरफ्तार होते हैं और 5 अप्रैल 1977 को जनाब फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। 2 साल उन्होंने किसी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को या आवाम को ये कॉल दी हो कि आओ और आके मुझे जेल से निकालो, सही नहीं। ओ भाई खुदा का खौफ खाओ। तुम तो कहते थे कि यार मुझे जेल की गर्मी, तो क्या मुझे तो जहन्नुम की गर्मी भी अब डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम तो कहते थे कि मुझे अल्लाह ने इतना दिलेर और जुर्रतमंद पैदा किया है कि मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। अब तुम भड़कते फिर रहे हो। अब तुम महज अपनी रिहाई और अपनी बीवी की रिहाई के लिए तुमने अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को, अपने ओहदेदारों को, उनकी आत्मा रोल के रखी हुई है। लेकिन कल जनाब सारे का सारा कट्टा-कट्टी निकला गया है। इनकलाब एक बार फिर झाग की तरह बैठ गया। 9 मई को इनकलाब की एक जनाब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी जो बगावत के अंदर कंसिडर होगी। बगावत नाकाम इनकलाब को कहते हैं। और एक कल और परसों का दिन था। अब ये बिल्कुल टाई फिश है। अब बारी है रियासत की, अब बारी है कोकलच पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे उसी शामत आई है वाली। ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ये आईनी तरामीम किसी पासे लगेंगी और लगने के बाद फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे होता क्या है। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे बड़े एक बात आईनी तरमीम पे मैं आऊंगा। देखिए, मैं और पूरा पाकिस्तान, कुछ पीटीआई के सुलझे हुए लोग भी इस सवाल के ऊपर जो है वो जवाब नहीं दे पाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, और वो है शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। और इस मौके पे जब पाकिस्तान के दुनिया के अहम तरीन सरबराहान या जो भी ओहदेदारान हैं वो आ रहे हैं, ऐसे मौके पे टी चौक पे इमरान खान कहते हैं कि आप एहतजाज करो। इनका एहतजाज जो है वो 9 मई वाला जैसा तो होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्होंने डी चौक का चुनाव किया इमरान खान साहब ने, और पूरे वर्करों से कहा कि नमक लेके बैग थैले बनाकर आप जो हैं वो निकलें, और आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे, आपने डी चौक आना है, किसी सूरत आपने जो है वो रुकना नहीं है घर में। तो ये जो शंघाई तंजीम कारकुन, ये जो इजलास है, ये दुनिया में होता है, ये भारत में भी हुआ, वहाँ तमाम लोग नेशनल इशू पे एक हो गए। क्या वजह है कि बानी पीटीआई जो हैं वो ऐसे मौके पे बुलाते हैं आपके डी चौक पे? क्या चाहते हैं, क्या एजेंडा है उनका? डॉक्टर साहब, कितने अजीब इत्तेफाक की बात है कि 2014 में पाकिस्तान और इस दुनिया के सबसे बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट सी पैक की इनाग्रेशन के लिए चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था, तो जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान को चौक करके रख दिया और इस्लामाबाद को चौक करके रख दिया अपने धरनों की सूरत में। कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि 26 मई 2022 को
IMF की जनाब मीटिंग होनी थी कतर के अंदर कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए, तो 25 मई 2022 को जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने अपना पहला लॉन्ग मार्च रख दिया था। कितने इत्फाक, हसीन और जमील इत्फाक की बात है कि जब भी अमेरिका में उनकी IMF के सेंट्रल ऑफिस में पाकिस्तान को कर्जा देने या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए कोई मीटिंग होती है, वहाँ पर अमेरिका की तहरीक इंसाफ, कनाडा की तहरीक इंसाफ वो जनाब उसके दफ्तर के बाहर मुजाहरे शुरू कर देती है। कितना इत्फाक की बात है, हसीन व जमील और अजीब व गरीब इत्फाक की, कि जब भी IMF या आलमी ताकतें कोई पाकिस्तान को फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली फैसिलिटेट करने की पिछले 2.5-3 साल से कोई कोशिश करती है, तो जनाब IMF उसके खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खत लिखने की सूरत से लेके और ओपनली उनको इल्तिजा करने की सूरत में पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ा होने की बात करती है। और फिर कितने अजीब इत्फाक की बात है कि शंघाई तावन तंजीम SCO का इजलास जब आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर उन हालात के अंदर कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हुआ है, इकनॉमिकली महंगाई ख़त्म हो रही है, पिछले 2.5-3 साल से जो तहरीक फसाद फिल अर्ज़ की सूरत में और इस सियासी फितरा ख्वारिज की इस तमाम गुंडागर्दियों की वजह से जो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ था, अब वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ और सबसे मजबूत तरीन फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली मजबूत मुल्कों के सरबराह पाकिस्तान आ रहे हैं, तो जनाब इनको अपनी जनाब ये धरना याद आ गया। भाई ये इत्फाकात नहीं है, ये इत्फाकात नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ये एजेंडा है, ये डिजाइन है, ये बानी तहरीक इंसाफ की ड्यूटी है। जिन्होंने 35 साल इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को मेरे समेत जो बेवकूफ़ बनाया, अब वो अपने उस एजेंडे के ऊपर है। और फिर उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही थी कि अब उनके पास ये आखिरी एक ऑप्शन है। उनके जहन में ये था कि शायद रियासत ब्लैकमेल हो जाएगी, उनके जहन में ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनके पाँव पकड़ लेगी। वो ये समझते थे कि मैं यहाँ पर इतना बड़ा क्राउड ले आऊँगा कि उसके बाद जनाब पाकिस्तान की रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म मेरा पाँव आके पकड़ेंगे, खुदा का वास्ता है यार ये अपनी कॉल वापस ले लो, तुम जो कहोगे, जिसा कहोगे, तुम्हें, तुम्हारी बीवी को हर हवाले से हम फैसिलिटेट करेंगे। ये उनकी गलतफहमी थी, ये बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े थे, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा था। समझ गए ना? हकीकत ये है कि इनके सारे छोले बिक गए हैं, रियासत 1% भी इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और फिर ये कल और परसों नाकाम तरीन, फ्लॉप तरीन जो इवेंट हुआ है, उसके बाद इन्होंने अपने पाँव पे मजीद कुल्हाड़ी मार ली है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं डॉक्टर साहब, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई फौज ने कल स्ट्रिक्टली बिहेव क्यों नहीं किया कल और परसों। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने इनको डी चौक पे आने क्यों दिया। लोग पूछ रहे हैं कि इनको सख्ती के साथ रगड़ा क्यों नहीं लगाया। नहीं भाईजान नहीं, इनकी तो ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश पिछले 2.5 साल से ये है कि इनको लाशें मिले। इनकी ख्वाहिश पिछले 2.5 साल से है कि इनको अपने वर्कर्स की 1 नहीं 2 नहीं 20 नहीं सैकड़ों लाशें मिले, जिसके ऊपर फिर ये सियासत करें, जिसके ऊपर ये फिर इनकलाब की नवीद सुनाए, जिसके ऊपर ये फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने उस नाम नेहाद जाली डर्टी गलीज इनकलाबी नारे को वो बुलंद करे। और अब जो पिछले 1.5 महीने से जो चौथी अटेम्प्ट हुई है ना, ये चारों की चारों अटेम्प्ट लाशें लेने के लिए थी। अच्छा। रियासत बची नहीं है, रियासत चूची नहीं है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट रोटी को चोची नहीं कहती। उन्होंने भी बड़ा टेक्टफुली डील किया है। पाक फौज के जवानों ने अपने अफसरों की हदायत पे गुल मिल जाते थे, रोकते थे साथ ही चल पड़ते थे, रोकते थे साथ ही जिंदाबाद के नारे, रोकते थे साथ ही नारे तकबीर, हम तुम होंगे सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा वाला। बड़ा टेक्टफुली, कोई गोली नहीं चलाई, कोई शेल फौज ने नहीं चलाया, ताकि इनको जस्टिफिकेशन ना मिले। ये जेल में बैठा हुआ छोटा जहन, कमजफ जहन का मालिक जो शख्स पूरे पाकिस्तान की रियासत को फेल करना चाहता है, और पाक फौज के जिसके जवान और अफसर हर रोज शहादतें दे रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना चाहता है, वो सारे का सारा बड़ा टेक्टफुली रियासत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो नाकाम किया है। हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी चौहान साहब। कोशिश की कि मैं उनसे ये पूछूं कि आपने जो वजीर खारजा भारत भारत को मदऊ किया, मैं कतई नज़र इसके कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, अजली दुश्मन है, और ये वजीर खारजा पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव वो रखता है। और मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आपने और किसी सरबराहान को वजीर खारजा को क्यों नहीं बुलाया। मुझे सिर्फ ये बताइए कि पीटीआई के वर्कर को फॉरेन अफेयर्स के हवाले से वो क्या लेक्चर देगा। तो एक तो ये बताइए, और दूसरा ये है कि भारतीय वजीर खारजा को बुलाने का मकसद क्या है, ये क्या लाइन है सर? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बड़े मुख्तलिफ एंगल से इसका जवाब दूंगा। भाई कौन सी बात गलत कही सैफ ने, ब्रेस्टर सैफ ने? अच्छा। मैं हैरान हूं यार, लोग एवं हैरान और परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, दुनिया भी परेशान हो रही है। और भाई जिन लोगों की वजह से, जो उनके चीफ पैटर्न है इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, जो उनकी सरपरस्ती कर रही है, जो उनको लाइन ऑफ एक्शन दे रही है, जो उनको स्ट्रेटजी दे रही है, जो उनको पूरे का पूरा प्लान दे रही है, लाइन ऑफ एक्शन दे रही है, और वो उसी अपने चीफ पैटर्न के बंदे को ही जनाब बुलाएंगे ना। वो सऊदी अरब के वजीर खारजा को तो नहीं बुलाएंगे, वो इंडोनेशिया के वजीर खारजा को तो नहीं बुलाएंगे, वो चाइना के वजीर खारजा को तो नहीं बुलाएंगे, वो यूएई के वजीर खारजा को तो नहीं बुलाएंगे, कि जो नाम सुनना गवारा नहीं करते इस बानी तहरीक इंसाफ का। वो इस तरह बिदकते हैं ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और मुसलमान ब्रदर ममालिक, कि जो 3.5-4 सालों में इसने टके आने की नहीं छोड़ी उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को, अपनी नाखल्फ किस्म की आदात की वजह से और अपनी लाउबाली एटीट्यूड की वजह से, अपने लाउबाली रवैये की वजह से, अपने लाउबाली और गैर इखलाकी और गैर माशरती रवैये की वजह से, अपने इनडिसेंट एटीट्यूड की वजह से। तो भाई उनको तो नहीं बुलाना था ना, ब्रेस्टर सैफ ने उसी को ही बुलाना था जो इनका वाली वारिस है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रॉ। तो मैं ये समझता हूं कि चाहे स्लिप ऑफ टंग कह लो, चाहे इंटेंशनली कह लो, चाहे नॉन इंटेंशनली कह लो, सच्ची बात मुंह से निकली है। इनकी ख्वाहिश है कि अब हमें वो बाकायदा वजीर खारजा जयशंकर धरने में आके हमें अप्रिशिएट करे, हमें कहे वेल डन, तुम इस वक्त सही इंडिया की खिदमत कर रहे हो, तुम इस वक्त सही पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की वो साजिश कर रहे हो और वो अमल कर रहे हो कि जो इंडिया 76 सालों में नहीं कर सका। और फिर अगली प्लान क्या है? आज ये बुलाएंगे जयशंकर को, कल ये ऐलान करेंगे कि इंडियन सदर और इंडियन रॉ का हेड वो आए और आके कहूटा प्लांट और एटमी तंसीबात का जनाब विजिट करें आके। इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये इजराइल और इंडिया की दोस्ती में और ताल्लुक में, और इंडिया और इजराइल इनकी दोस्ती के और ताल्लुक में पागल हुआ है। डॉक्टर साहब आप इंडियन चैनल कोई उठा के देख लें पिछले 2.5 सालों में, खुदा की कसम इस तरह उनकी मेल फीमेल एंकर्स अपने पीछे बैठे हुए, वो इंडियन रॉ के जो जनाब हैंडलर्स हैं, जो उनको एक एक पॉलिसी देते हैं उनकी हिदायत पे, इनके गले फेफड़े फाड़ फाड़ के बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की तहरीक फसाद फिल हर्ज के हक में जनाब वो कैंपेन कर रहे होते हैं। सारा दिन इनकी मां मरी हुई है कि बानी तहरीक इंसाफ किसी तरीके से कामयाब हो। क्यों? कि भाई जो 76 साल ये इंडिया नहीं कर सका, 76 साल ये हिंदू बुनिया नहीं कर सका, 76 साल ये इंडियन रॉ नहीं कर सकी, वो सारे के सारे मकासद ये पूरे कर रहे हैं। इस तरह आपने मीडिया के हवाले से बात किया कि भारतीय मीडिया में मुकम्मल तौर पर इमरान खान को सपोर्ट किया जाता है। तो अभी आपने पिछले दिनों देखा कि इजराइल के जो टाइम ऑफ इजराइल है, उसने बहुत कुछ लिखा इमरान खान और इजराइल के साथ ताल्लुकात और इमरान खान के फेवर में। हालांकि इजरायली अखबार पाकिस्तान के किसी सियासतदान के बारे में कुछ नहीं लिखते या हुकूमत या किसी पॉलिसीज़ पे कोई बात नहीं करते। उसके बाद देखा हमने कि उन तमाम बातों को की तस्दीक और सपोर्ट जो है, उनका एक बड़ा अहम अखबार है यरूशलेम पोस्ट। दी यरूशलेम पोस्ट जो है वो कहा जाता है कि स्टेट्स की मर्जी के बगैर कुछ नहीं लिख सकता। तो वो ये कह रहा है कि इमरान खान और इजराइल के ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं, इमरान खान होते तो इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात बनते, और ये जो रुकावट है ये पाकिस्तानी फ़ौज है, बहुत कुछ उन्होंने। तो ये क्या चीज़ है सर? ये क्या एक नई चीज़ सामने आई है?
ये डॉक्टर साहब बिल्कुल वही है कि हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। मसला ये है कि ये वो मंजरनामा है कि वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2 कि जिसको पिछले 30-35 सालों में अरबों डॉलर लगाकर सहूनी ताकतों ने, इजराइली ताकतों ने पाकिस्तान के अंदर प्रमोट किया, पाकिस्तान के अंदर बड़े अहम हैसियत पे लेकर आए। अब जब वो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद अब उसका कोई वाली वारिस उनको नज़र नहीं आ रहा, उनकी हर किस्म की गेम, उनकी हर किस्म की प्लानिंग, उनकी हर किस्म की पाकिस्तान की रियासत को टॉर्चर करने की फाइनेंशली, सोशली, पॉलिटिकली हर हथकंडा नाकाम हो गया। तो बेसाख्ता वो मजबूर हो गए अपने उस मोहरे को बचाने के लिए। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये मुनाफकत और ये डिप्लोमेसी कायम रहती है कि बज़ाहिरन आपकी रियासत जो है वो मुखालफत कर जनाब कुछ और कर रही होती है और आप उसी रियासत की डीप स्टेट कुछ और कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर डीप स्टेट भी, रियासत भी, माशरा भी, सोसाइटी भी सारे के सारे नंगे होके खुल खुला के बानी तहरीक इंसाफ की हमायत में आ गए। आप एक यूरोशलम पोस्ट और द जनाब टाइम्स ऑफ इसराइल की बात करते हैं, 131 से जायद आर्टिकल एक साल के अंदर लिखे गए हैं। तमाम के तमाम यहूदी मीडिया चैनल, रसाले, अखबारात, मैगजीन 131 से जायद पाकिस्तान के अंदर इस बानी तहरीक इंसाफ के अलावा नवाज शरीफ साहब ने फौज का जुल्म और जबर बज़ाहिरन देखा, उनको भी इक़्तिदार से उतारा गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी उतारी गई। आपका जनाब लंबी फहरिस्त है। मरियम नवाज साहिबा ने भी जनाब ये सारी क्राइसिस बर्दाश्त किए। हर बंदे ने पाकिस्तान के जनाब हर दूसरे तीसरे लीडर ने, सदर जरदारी ने 11 साल जेल काटी। किसी के हक में कभी किसी यहूदी अखबार ने, किसी यहूदी मैगजीन ने, किसी यहूदी मीडिया चैनल ने कोई आर्टिकल, कोई प्रोग्राम नहीं किया। इनके लिए 131 से जायद आर्टिकल लिखे जा चुके हैं और बेसाख्ता। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस यूरोशलम पोस्ट की आप बात कर रहे हैं कि वो इजराइल की सरकारी पॉलिसीज को लेकर चलता है, उसने तो कख नहीं छोड़ा बानी तहरीक इंसाफ के पल्ले। उसने लिख दिया कि बानी तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर मजबूर है अपने माशरे और अपनी सोसाइटी में दिखावे के साथ और मुनाफकत के साथ इजराइल की मुखालफत करने के लिए। असल में वो हमारा बंदा है, असल में वो यहूदी लॉबी का बंदा है, असल में वो इजराइल का दोस्त है, असल में वो इजराइल का कराबतदार है, असल में वो इजराइल का वेलविशर है, असल में वो इसराइल का खैरखा है। ये उसने क्लियर लिख दिया। फिर उसने कहा कि भाई इसराइल की जो पॉलिसी, रियासत की पॉलिसी के मुताबिक, उस अखबार ने लिखा, उसने कहा कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बाकी सब कूड़ कबाड़ है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बंदा है जो हमारे मफादात का निगहदाश्त कर सकता है और उसने किया भी है। और फिर एक बात बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से अलार्मिंग लिखी, लेकिन हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए सीना तान के उसको एक्सेप्ट करने की बात है। उसने कहा वाहिद पाक फौज है जो इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ये बताइए कि इनकी चले इल्ज़ाम तो ये लगता है कि इनकी बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती है, जिस तरह आपने बताया, दूसरे लोग भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनकी सरपरस्ती के हवाले से इनके अपने लोगों का ये ख्याल है कि जब तक अदालतें हैं, वो कहते हैं जब तक आज़ाद अदालतें हैं हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये आज़ाद अदालतें नहीं देख रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में, क्या कर रहे हैं मुल्क में। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुकूमत, रियासत कितनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस से गुजर रही है मुल्क को इस्टेबलिश करने के लिए, ये नज़र नहीं आ रहा है उन लोगों को। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि पिछले 2.5 सालों में जो कुछ भी इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ ने पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, पाकिस्तान की रियासत की इज्जत को तार तार किया है, वो पाकिस्तान की इसी आला अदलिया के सर सदके किया है, इसी आला अदलिया के।
जिसे जनरल फैज हमीद और बानी तहरीक इंसाफ ने अपने अदवार के अंदर इंडक्ट किया था। ये चीजें तो तश्त असबाब हो चुकी है ना। ये गुड टू सी यू। मुझे ये बताए, दुनिया के किसी मुल्क में झूठा इल्जाम हो या सच्चा इल्जाम हो, जो मुल्जिम होता है उसको कभी एक जूनियर जज सिविल कोर्ट का वो खड़े होकर इस्तकबाल करता है उसका? यहां पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खड़े होकर उमर अता बंदयाल कहता है गुड टू सी यू, क्योंकि वो उसी जनरल फैज हमीद लॉबी और उसी इंटरनेशनल लॉबी का एजेंट था और मोहरा था कि जिन्होंने उसको यहां पे डिप्यूट किया हुआ था, जिसका मोहरा पानी तहरीक इंसाफ भी था। कभी किसी मुल्क के अंदर देखा कि इतना बड़ा क्राइसिस 300 से ज्यादा मकामात के ऊपर पाकिस्तान की रियासती इदारे, दिफाई अदारों की तनसीबात के ऊपर हमले करके जिसकी पार्टी, जिस ग्रोह ने, जिस लीडर ने ये सारा कुछ कराया हो, उसको जनाब ये आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए, तो गुड टू सी यू करके बुलाया जाए और अपनी मर्सिडीज के अंदर वीआईपी तरीके से वो जनाब उसको लाया भी जाए और उसको भेजा भी जाए। और फिर वो जो मदारी वाला बांदर होता है, ऐनक पहन के बड़ा आकड़ के चलता है, वैसे ही वो साहब बहादुर आए जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत का जनाजा 2 दिन पहले निकाला हो, और वो आके जनाब कहे अगर मेरे साथ दोबारा ऐसा होगा तो रियासत के साथ फिर दोबारा ऐसा होगा। मैं हैरान हूं पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पे। अब आप देखें, ये 2-3 दिन से जो होता रहा और पिछले 2.5 साल से जो हो रहा है, खसूसन पिछले 1.25 महीने से, किधर है अदालती सिस्टम? और दूसरी तरफ आप अगस्त के पहले हफ्ते में बरतानिया के अंदर 2 दिन सिर्फ जनाब आपके फसादात होते हैं। बरतानिया की पुलिस, बरतानिया की अदालतें, बरतानिया की हुकूमत, बरतानिया की इंतजामिया कुत्ते लेकर महज सीसीटीवी कैमरा से जिनकी फोटोएं मिली उनको अदालतों में लेके आते हैं और महज घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर प्रोसिक्यूशन करके 2 साल से लेके 10-10 साल की, 12-12 साल की सजाएं दे देते हैं। आज वो बरतानिया बिल्कुल अपने ट्रैक के ऊपर, सुकून, इत्मीनान, रूल ऑफ लॉ, तामीर और तरक्की, और हम थके हुए अदालती सिस्टम के साथ 135वें 39वें नंबर पे होके 2.5 साल से यहां पर दादी वेड़ा और बासी वेड़ा और कुत्ता चीकी जनाब यहां पर लगी हुई है, और सारे का सारा अदालती सिस्टम की वजह से। खुदा की कसम, अगर अदालती सिस्टम ठीक होता, मैं देखता बानी तहरीक इंसाफ से लेकर ये नीचे तक के जो जितने चीगवीर हैं सोशल मीडिया के, कोई सीना तान के अदालत के अंदर आता और कोई कहता तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, सारे बंदे के पुत्र बन के जनाब सर झुका के पूरी रियासत से माफी मांग रहे होते। लेकिन अदालती सिस्टम पीछे है ना, जमानतें देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ये जो आपने देखा कि अभी एक कोई वकील था, वो अंदर आया, उसने धमकी दी चीफ जस्टिस को कि 500 वकील बाहर खड़े हैं, तुम फैसला हमारे खिलाफ करके दो। मतलब ये क्या सिस्टम, ये क्या बात है? देखे ना, शर्म से सर झुक जाता है बीइंग अ पाकिस्तानी। खुदा की कसम, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी शर्म से सर झुक जाता है, शर्म से सर झुक जाता है इस पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को देख के। कोई नहीं, कुछ भी नहीं है यार। तुम चीफ जस्टिस को थ्रेट लगा रहे हो और बंदे बाहर टोटल आपके 50 भी नहीं थे, जिनमें से आधे जनाब वकील थे और आधे जनाब कोट पहन के आए हुए थे। मैं पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाला हूं, मुझे सारों का पता है यहाँ पे कौन जनाब वकला के लीडर्स, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे। लेकिन यार वो बंदा आता है, वो आके स्टेज पे खड़ा होता है और कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम दो तो सही फैसला। फिर अगले दिन अगलों ने फैसला दिया, क्या कर लिया उसने? लेकिन आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। रियासत और हुकूमत के ऊपर सवाल था, वो तो आपने जवाब दे दिया कि ऐसा लगता है कि ये बार बार आते हैं, उठते हैं, अटक के पुल से भी गुजर जाते हैं और इनका कुछ होता नहीं है। और आपने उसका जवाब तो दे दिया है कि क्या सवाल था कि क्या हुकूमत और रियासत इतनी कमज़ोर है कि चंद हज़ार, सिर्फ 2-3 हज़ार लोगों को, वो भी सरकारी वसाइल के साथ लाए हुए और फिर पैसों के ज़रिए लाए हुए, जो कहा जाता है, जैसे आपने भी कहा, वो उनको रियासत और हुकूमत जो है वो वहीं नहीं रोक सकती कि इस्लामाबाद तक आ जाते हैं। एक तो क्या ये जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है, बगावती स्टेटमेंट है, सारे काम बगावी हैं, फेडरल गवर्नमेंट को बाईपास करके अफगान
हुकूमत के साथ जो है वो डील कर रहे हैं, फिर धमकियां दे रहे हैं, फिर लोगों को उकसा रहे हैं, फिर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके रियासत से सूबे को लड़ा रहे हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके बाद आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि वहाँ गवर्नर राज या इमरजेंसी लगाई जाए। तो क्यों नहीं लगाती है हुकूमत ये? हाँ डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा आपने प्रोग्राम के एंड में, और उसका जवाब भी सुन लीजिएगा। और मैं अंदर की रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ जी। इनकी दो ख्वाहिशात हैं, एक इनको लाशें चाहिए, दूसरा इनको सियासी शहीद बनने के लिए गवर्नर राज चाहिए। इन्हें पता है कि इनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है परफॉर्म करने की। जिस तरह मरियम नवाज पंजाब के अंदर परफॉर्म कर रही है, इनके पल्ले 1% भी ना कैपेबिलिटी है, ना कैपेसिटी है, ना नीयत है, ना सलाहियत है, ना इनके अंदर जनाब कोई वर्थ है, ना इनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई एनर्जी है। फिर सोने पे सुहागा जो नकद कोके के ऊपर जनाब तहरीक फसाद फिल अर्ज इन्होंने मचाई हुई है, ये परफॉर्म नहीं कर सकते। KPK की आवाम इनके ऊपर थूकना शुरू हो गई है, थू थू करना शुरू हो गई है। जब वो पंजाब के अंदर हर नित नई पॉलिसी, हर नित नया अच्छा काम देखते हैं ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, इन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने कुछ ऐसा करना है कि एक तो हमें लाशें मिले और दूसरा वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगा दे। आज सुन लें, अजानें हो रही हैं इस वक्त, बिल्कुल क्लियर बता दूं आपको, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि उन्होंने गवर्नर राज नहीं लगाना। चलो, उन्होंने तय कर दिया है कि इनको इनके अपने बोझ तले मारना है। ये आवाम के अंदर जाने के काबिल नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप जरा देखिएगा, ये जब अपने अपने हलकों में जाएंगे ना, इनके MPAs, इनके मिनिस्टर, फिर लोगों ने इनके साथ वही करना है जो पिछले 2.5 साल से ये बानी तहरीक इंसाफ और ये रियासत के साथ कर रहे हैं। लोगों ने इनके साथ ये करना है। ठीक है सर, चौहान साहब, मेरे पास वो वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। किसी स्टेज पे इंजीत बात करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।